हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोब्स पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 23 नवंबर और बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को हम लोग शुरू करने वाले हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हो। उसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है और इसी टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को एक क्विज भी मिलेगा, तो उसे आप लोगों को जरूर अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो भी क्वेश्चंस हम लोग डेली कवर करते हैं उनका एक क्विज अवेलेबल करवा दिया जाता है। सबसे पहले मोटिवेशनल कोट आप लोगों के लिए है। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई परेशानी जरूर होती है। या तो वो अपनी परेशानियों से घबरा जाता है या फिर उन मुश्किलों से वो पार पाने की कोशिश करता है, मतलब उनसे जूझ कर वो सफलता को हासिल करता है। तो वो परेशानियां उसके लिए कांटे बन जाती हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि उन्हीं परेशानियों के चलते, मतलब उन कांटों पर जब वो चलता है तो वो मंजिल पर जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि उसके पैर जो है ना वो कांटों पर रुकते नहीं हैं। क्योंकि जैसे ही वो रुकने का प्रयास करेगा तो कोई ना कोई परेशानी उसके लिए जरूर खड़ी होगी, तो वो वापस से उस परेशानी को सॉल्व करेगा और ऐसे करते करते वो एक दिन मंजिल पर जरूर पहुंच जाता है। और ये मंजिल हम लोग को यदि जल्दी तय करनी है तो मुश्किलों से घबराना नहीं है। हर मुश्किल का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। देखिए, आप लोग जो भी एग्जाम देते हैं, एग्जाम के लिए सबसे पहला जरूरी है कि आप लोगों के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप रेगुलरली जो है उस एग्जाम की तैयारी करें। पहली बात यह है, जो भी आप लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके लिए आप लोग 1 आवर यानी कि रेगुलरली 1 घंटे से ज्यादा उसको मत पढ़िए। और जब उस सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट होता है तो उसके लिए फिर शॉर्ट नोट्स जो है वो जरूर बनाइए। देखिए, जैसे मेंस वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा सिलेबस जो है उसको जल्दी रिवाइज करना पॉसिबल होता नहीं है, तो शॉर्ट नोट्स बनाने जरूरी होते हैं। आप लोग चाहेंगे तो मैं इंस्टा पर उनकी कुछ पिक्चर जो है शॉर्ट नोट्स की, जैसे हम लोग मेंस वगैरह के एग्जाम देते हैं तो कैसे उनके शॉर्ट नोट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, वो मैं थोड़ी पिक्चर जो है आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो शॉर्ट नोट जो है वो बनाने बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। अब यहाँ पर सिलेबस जो है वो कम से कम एग्जाम में बैठने से पहले 5 से 6 बार जो है वो रिवाइज होना चाहिए। शॉर्ट नोट कुछ इस तरीके के होने चाहिए कि यदि आप लोगों का वो नोट जो है वो 50 पेजेस का है तो इसको हम लोग लगभग ये मान के चलिए कि 3 से 4 पेज के अंदर उसको कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमारे शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। और इन 3 से 4 पेजों को हम लोग लगभग 30 मिनट के अंदर वापस से रिवाइज कर सके। जितना ज्यादा हम लोग रिवाइज करेंगे उतना ही ज्यादा जो है वो वहां पर आउटपुट निकलेगा। तो सीधी सी बात है कि इनपुट यहां पर कम करना है, मतलब कम से कम नोट्स पढ़ने हैं और वहां पर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आपको देना है। और यही आउटपुट आप लोग मैक्सिमम रिवीजन से दे सकते हैं। अब देखिए कि कई बार आपके फ्रेंड्स ये कहते हैं कि ये बुक बढ़िया है, ये नोट्स अच्छे हैं, उस कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं। बिलीव मत करिए, आप लोगों ने जो भी पढ़ा है, जैसा भी पढ़ा है, केवल उसी ट्रैक पर चलिए। कभी अपने आप को कमजोर मत समझिए कि मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो कहीं पीछे रहेंगे, कहीं मेरे नोट्स जो हैं वो कम तो नहीं है। हमेशा बिलीव कीजिए अपने नोट्स पर, अपने हाथ से नोट्स बनाइए। अपने हाथ से नोट्स बनाने में ये फायदा होता है कि आपको चीजें धीरे धीरे याद होने लगती हैं। अच्छा, आप लोग मेंस में या फिर किसी भी एग्जाम में आप लोग देखोगे कि जिस पैटर्न के अंदर सिलेबस दिया गया है उसी पैटर्न के अंदर वो क्वेश्चन जो है वो भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के जीवन में यदि कोई परेशानी आती है, कोई भी यदि आप लोगों के जीवन में कोई प्रेशर आता है, दबाव आता है, तो उससे ये मानकर चलिए कि वो केवल एक छोटी परीक्षा है। और जब हम उस समस्या से निकल जाएंगे, उसका समाधान मिल जाएगा, तो हमको मंजिल भी जो है वो जल्दी ही मिल जाएगी। इसलिए मंजिल को पाना है तो घबराना नहीं है, चाहे फिर कैसी भी बात हो, कैसी भी समस्या हो। आज बात जो है वो काफी दिनों बाद की है आप लोगों से। 23 नवंबर के हम लोग डेली करंट अफेयर को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन जो है ये रिसेंटली रश्मि माधुरी, पूजा बदलानी, मानुषी छिल्लर और पर्ल अग्रवाल, ये 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। बी आंसर इज करेक्ट। पूजा बदलानी जो है वो रिसेंटली मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन चुनी गई है। यूई के अंदर ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है और ये कहां की रहने वाली है? गुजरात की ये रहने वाली है।
गुजरात भारत के अंदर सबसे लंबी तट रेखा कोस्टल लाइन जो है वो रखता है। और गुजरात के अंदर जो जगह है, यानी कि गुजरात के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है, जिसको कौर क्रिक कहा जाता है। आप लोग को पता होगा सर क्रिक और कौर क्रिक। ये जो क्रिक का मीन होता है, क्रिक का मीन्स होता है कीचड़। तो ये जो क्षेत्र है, कीचड़ वाला क्षेत्र, वो कहां पर है? गुजरात के अंदर है, जिसे कोर क्रिक, सर क्रिक कहा जाता है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड है। आप लोगों ने कई बार मूवीज के अंदर, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर देखा होगा कि बीएसएफ के जो जवान हैं, जो कि रेड क्लिफ लाइन की रक्षा करते हैं, वो लंबे जूते पहनकर वो कीचड़ में चलते रहते हैं। तो वो जो दृश्य है वो कहाँ का है? वो गुजरात का ही है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि पूजा बदलानी क्राउन्ड मिसिस इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन। तो ये जो है वो न्यूज आप लोग देख सकते हैं, और इसका फिनाले जो है वो यूएई के अंदर आयोजित करवाया गया है। तो ये 2021 का कंपटीशन है। इनका संबंध कहां से है? अहमदाबाद, गुजरात से है। लेकिन और भी कई टाइटल्स हम लोग को देखना जरूरी है, जैसे फर्स्ट मिस इंडिया 2021 जो है वो पर्ल अग्रवाल बनी थी। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड 2021 ये डॉक्टर अक्षिता प्रभु बनी थी। नेक्स्ट देखिए, मिस अर्थ इंडिया, ये रश्मि माधुरी, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन था। मिस इंडिया यूएसए वो है विदेही डोंगरे। और 69th मिस यूनिवर्स 2020 के लिए चुनी गई थी एंड्रिया मेजा। कौन से देश की है ये मुझे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये भी बताना है कि क्या इसके अंदर कोई इंडियन, जो इस प्रतियोगिता के अंदर कोई इंडियन भी शामिल हुई थी, वो कौन सी रनर अप रही थी, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, अगली खबर बहुत ही बेहतरीन है। रिसेंटली क्या हुआ है कि बीआरओ जो है, इसके द्वारा विश्व की सबसे हाईएस्ट रोड जो है वो निर्मित की गई है। पूछा गया है कि कौन से माउंटेन पास पर इसको निर्मित किया गया है, तो यहां पर बी आंसर करेक्ट रहेगा। उमिंगला पास जो है, जो कि लद्दाख के अंदर स्थित है, यहां पर विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया है, जिसकी हाइट 19,300 मीटर है। और केवल उमिंगला पास ही नहीं, और भी कई पासेज जो है वो लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। अच्छा, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 19,300 फीट पर, सॉरी मीटर मैंने आप लोग को बताया है, यहां पर आप लोग इसको क्या करना, इसको आप लोगों को फीट लिख देना है, ठीक है, 19,300 फीट के अंदर। और यहां पर देखिए आप लोग कि बीआरओ सेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन लद्दाख। तो मोटरेबल रोड मतलब इसका मीन्स है कि कोई वाहन जो है वो वहां से गुजर सकता है। यहां पर हम लोगों को लोकेशंस देखना जरूरी है कि उमिंगला पास कहाँ स्थित है। तो ये लेह है, और फिर ये लद्दाख वाला क्षेत्र आ जाता है। तो यहां पर उत्तराखंड से जस्ट ऊपर उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर लद्दाख वाला क्षेत्र आता है। और ये क्षेत्र किससे लगता है? ये लगता है तिब्बत, जो कि चाइना ने कैप्चर किया हुआ है। तो उमिलिगला पास जो है ये यहाँ पर स्थित है। लोकेशन देखना जरूरी है। और भी कई पासेज हैं जो कि लद्दाख के अंदर स्थित हैं, जैसे उमलिंगला पास जो है वो तो 19,300 फीट के ऊपर है, लेकिन मीटर्स में जो अभी हम लोग देख रहे थे वो थी 5,883 मीटर्स के ऊपर, ठीक है। इसके बाद में और भी कई, जैसे सेमोला है, सेमोला ये भी काफी फेमस रहा है। फिर इसके साथ में कई आप लोग देख सकते हैं, जैसे खारदुंगला, यहाँ पर पहले विश्व की सबसे ऊंची सड़क थी जो कि मोटर वाहन योग्य थी। तो खारदुंगला पहले थी, अब जो है वो उमलिंगला पास पर निर्मित हुई है। और भी कई पासेज हैं जो आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाए गए हैं। थोड़ा मैं इसको जूम करता हूं आप लोगों के लिए। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मिंटाका पास है, मिंटाका पास। फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर खरदुंगला पास, ठीक है, ये जो है वो खरदुंगला पास है। फिर लैंगला पास, फिर इसके बाद में लैंगला पास के बाद में फिर ये जो आप लोग देख रहे हैं वो है चैंगला पास। फिर है बारा लाचालाल दर्रा, ठीक है, काफी फेमस है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्या होता है कि एक तरफ तो माउंटेन पास लिख दी जाते हैं और दूसरी तरफ उनके स्टेट्स लिख दिए जाते हैं। फिर शीप किला दर्रा है, मुलिंगला दर्रा है, माना पास है, नीति है, लेपुलेख है। तो माना, नीति और लेपुलेख ये तो कहां पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। इसके बाद में आप लोग लेफ्ट साइड पे आइए, देवसा पास है, रोहतांग पास है, पेंसिला पास है। इसके साथ में बनिहाल दर्रा, यहाँ पर जवाहर सुरंग का भी निर्माण किया गया है। फिर है जोजिला पास, फिर है मिंटाका पास। तो ये जो पास हैं ये काफी फेमस है।
चलते हैं हम लोग लेफ्ट साइड के अंदर, यानी कि पूर्वी भारत की ओर चलते हैं। यहां पर आप लोग देखिए सिक्किम पर सबसे पहले आइए, जेलेपला दर्रा है, नाथुला दर्रा है, डोंगला पास है, इसके साथ में गोलछा पास है। ठीक है, फिर आप लोग अरुणाचल प्रदेश में आइए, बॉमडिला पास, जहां पर 1962 के अंदर चाइना ने जब भारत के अंदर घुसपैठ की थी तो ये बॉमडिला दर्रा ही था। फिर यांग्याप पास, ठीक है, याद कीजिए आप लोग, यांग्याप पास है, दीफू दर्रा है, ठीक है, बहुत फेमस है। तो यहां पर आप लोगों के लिए क्या चाहिए कि आप लोग पास को भी याद करें और इसके साथ में स्टेट्स को भी याद करें। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पासेस हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग, हम लोग चलते हैं साउथ की ओर। तो साउथ की ओर जब चलेंगे तो महाराष्ट्र वाले यानी कि पश्चिमी घाट पर देखिए, फिर है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट दर्रा। तो यहां पर ये जो दर्रे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जैसे बन सकता है यहां से, जैसे थाल घाट जो है वो किन दो स्थानों को जोड़ता है, भोर घाट किन दो स्थानों को जोड़ता है। एक क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है कि आपको वो माउंटेन पास दे देगा और उनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाने के लिए कहेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 19,300 फीट के ऊपर इस रोड का निर्माण किया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि विश्व की सबसे ऊंची रोड है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर यह नाम दर्ज हुआ है। हम लोग बीआरओ की बात करें तो एस्टेब्लिश किया गया था 7 मई 1960 को। न्यू दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर्स है और डायरेक्टर जनरल कौन है, राजीव चौधरी हैं। अगला देखिए कि रिसेंटली 21 एक मीटिंग जो है वो आयोजित करवाई गई है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की, और इसका आयोजन ढाका बांग्लादेश के अंदर हुआ है। देखिए बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ साथ में सबसे लंबी लैंड बाउंड्री शेयर करता है, और भारत और बांग्लादेश के बीच में जब लैंड बाउंड्रीज को शिफ्ट किया गया था, सॉरी लैंड बाउंड्रीज को नहीं, लैंड को शिफ्ट किया गया था, तो 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो संविधान के अंदर किया गया था। इसमें कुछ कॉलोनी जो थी वो हमने बांग्लादेश को दी थी और बांग्लादेश से कुछ कॉलोनी जो है वो हमने इंडिया के अंदर ली थी। और बांग्लादेश के साथ में ये जो समझौता है, ये समझौता इंदिरा गांधी के समय हुआ था। देखिए 1974 के अंदर इंदिरा गांधी के समय ये लैंड बाउंड्री जो है इसको शिफ्ट करने का ये समझौता हुआ था, जो अब 2015 के अंदर कंप्लीट हो पाया था। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इंडियन ओशियन के अंदर कई कंट्रीज स्थित है। श्रीलंका है, इसके साथ में आप लोग देख सकते हैं कि मालदीव्स है, सेशेल्स है, मेडागास्कर है, और भी कई द्वीपीय देश जो है वो आप लोग को दिखाई देंगे। तो इनके लिए रिम एसोसिएशन जो है उसका गठन किया गया है और रिसेंटली इनकी 21 मीटिंग जो है वो ढाका के अंदर आयोजित करवाई गई है 17 नवंबर 2021 को। भारत ने वर्चुअली इस सम्मेलन के अंदर पार्टिसिपेट किया है और भारत की ओर से डॉक्टर राजकुमार रंजन जो है इन्होंने पार्टिसिपेशन दिखाया है। हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर IORA की। ठीक है, तो रिम एसोसिएशन जो है इसमें 23 स्टेट्स ने, यानी कि 23 जो अलग अलग यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि स्टेट्स के साथ साथ में कई कंट्री जो हैं इन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन दिखाया है। टॉप 5 कॉन्फ्रेंस हम लोग को देखना जरूरी है। जैसे COP28 जो है वो UAE के अंदर आयोजित करवाई जाएगी 2023 के अंदर। COP27 जो है वो इजिप्ट के अंदर 2022 में, जबकि COP26 ये रिसेंटली COP26 जो है वो रिसेंटली ग्लासगो के अंदर हुई है। तो COP26 2021 के अंदर हुई है और COP21 की जो मीटिंग थी ये 2015 में हुई थी। तो रिसेंटली 2021 के अंदर COP26 जो आयोजित करवाई गई है, इसका सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव था कि COP21 में जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था उसको कैसे हम लोग आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करें और 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान को कम किया जा सके। नेक्स्ट देखिए, वन ग्लोबल वियतनाम समिट जो है ये पेरिस के अंदर आयोजित करवाई गई है। इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रोम इटली के अंदर इसका आयोजन हुआ है। रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है, पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। इजिप्ट की राजधानी क्या है, कायरो है। ठीक है, तो आप लोग जरूर याद रखना। नेक्स्ट देखिए, G20 एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है वो आयोजित करवाई गई है कहां पर, इटली के अंदर। अच्छा, G7 की कहां पर करवाई गई है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसकी थीम यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यहां पर क्या नारा दिया गया था और इसकी थीम क्या रही है मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए।
नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है वो रिसेंटली प्रथम नाम के संगठन को दिया गया है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है और शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए काम करने वाली एक समाज सेवी संस्था है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए उन व्यक्ति या फिर संस्थाओं को चुना जाता है जो कि डिसआर्मामेंट यानी कि निशस्त्रीकरण और विकास के लिए कार्य करते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इस संस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुक्मणी बनर्जी है, जिनके नेतृत्व में संगठन ने शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम शोध कार्य भी किए हैं। टॉप 5 अवार्ड्स की यदि हम लोग बात करें तो जीसीबी अवार्ड जो है वो एम मुकुंदन को दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द फर्स्ट इंडियन फीमेल फुटबॉलर टू बी ऑनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड। तो ओनम बैम बैम देवी जो हैं, इनको पहली बार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और ये क्या है, फुटबॉलर हैं। नेल्सन मंडेला नोबेल पीस प्राइज जो है वो अजय शर्मा को दिया गया है। बुकर प्राइज 2021 देमन गलगुत को दिया गया है। इसके साथ में ही अच्युतन अवार्ड 2021 जो है पी वलसाला को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है, नेशनल न्यूबॉर्न बेबी वीक 2021 का आयोजन जो है वो 15 से 21 नवंबर तक यहां पर किया गया है। न्यूबॉर्न बेबी जो हैं वो काफी कोमल होते हैं, ठीक है, तो नवजात शिशु है, कोई भी बीमारी इनको घेर सकती है, इसलिए इसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये जो वीक है वो आयोजित किया गया है। तो इनके स्वास्थ्य की देखभाल जो है वो कैसे की जाए, यदि स्वास्थ्य की देखभाल होगी तो शिशु मृत्यु दर में भी क्या आएगी, कमी आएगी। तो इसलिए ये जो है इस बार 15 से 21 नवंबर तक सप्ताह आयोजित किया गया है। थीम इस बार की क्या है, थीम है सेफ्टी, क्वालिटी एंड केयर एवरी न्यूबॉर्न्स ब्राइट राइट, ठीक है, तो यहां पर ये इस बार की थीम है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वर्ल्ड टेलीविजन डे 2021 जो है वो कब सेलिब्रेट किया गया है। तो 21 नवंबर को ये सेलिब्रेट किया गया है। यहां आप लोग देख सकते हैं कि विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 नवंबर को। यह दिन प्रसारण मीडिया की भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है और इस दिन जो भी जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, ब्लॉगर हैं और अन्य जो माध्यम से जुड़े हुए हैं संचार और वैश्वीकरण में टेलीविजन की भूमिका को बढ़ावा को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। इतिहास की यदि हम लोग बात करें तो 21 नवंबर को यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है उसके द्वारा दिसंबर 1996 में मनाए जाने की घोषणा की गई थी, क्योंकि 21 नवंबर को 1996 में पहला विश्व टेलीविजन फोरम आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां मणिपुर स्टेट अवार्ड जो है वो लिटरेचर के लिए किसे दिया गया है। तो यहां पर डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, बैरियल थांगा। तो यहां पर इनके द्वारा एक साहित्य लिखा गया है जिसका नाम थोड़ा अटपटा है, ई अमादी अंदुगेगी इथत। तो ये आप लोग नाम यहां पर देख सकते हैं, इसी साहित्य के लिए इनको लिटरेचर अवार्ड दिया गया है, मतलब मणिपुर का ये लिटरेचर अवार्ड है। यहां पर इनको 3 लाख रुपए की राशि और एक शॉल जो है वो भी भेंट की गई है। अच्छा, यहां पर देखिए कि बेसिकली मणिपुर लैंग्वेज के अंदर इन्होंने इस साहित्य को लिखा था। हम लोग यदि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो भारतीय संविधान की जो 8th शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची जो है, वहां पर कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन जब संविधान निर्मित हुआ था तो उस समय केवल 14 भाषाओं का ही उल्लेख वहां पर किया गया था। इसके बाद में हम लोगों ने केवल एक भाषा जोड़ी, हुई 15। उसके बाद में फिर हम लोगों ने 3 भाषा जोड़ी, फिर हुई 18 और फिर डायरेक्ट 4 लैंग्वेजेस जोड़ दी गई और इसके बाद में टोटल 22 लैंग्वेज हो गई। कौन कौन सी लैंग्वेज थी? पहली जो जोड़ी गई वो थी सिंधी लैंग्वेज, पहली जो जोड़ी गई वो थी सिंधी लैंग्वेज और 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के अंदर ये जोड़ी गई। फिर 3 जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। याद रखना, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, NMK, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर 4 जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो याद जरूर रखना, बोडो है, डोगरी है, मैथिली है और संथाली है। तो पहला तो हुआ सिंधी लैंग्वेज के लिए 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिर यहां पर हुआ 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और यहां पर है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के अंदर। तो टोटल 22 भाषाएं आज संविधान के अंदर हो गई हैं। अच्छा, एक बहुत ही बेहतरीन बात यह है कि जो साहित्य पुरस्कार दिए जाते हैं, साहित्य अवार्ड दिए जाते हैं, वो कुल 24 लैंग्वेजेस के अंदर दिए जाते हैं। तो 22 भाषाएं तो लिखी गई हैं 8वीं अनुसूची के अंदर, जबकि 2 जो अन्य भाषाएं हैं उसमें से एक है राजस्थानी लैंग्वेज
और दूसरी जो है वो है इंग्लिश। तो कुल 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 22 जो भाषाएं हैं उनमें से एक भाषा कौन सी है, मणिपुरी है। कर्नाटक रत्न अवार्ड जो है ये पुनीत राजकुमार को दिया गया है। आप लोग को पता है कि साउथ के हीरो हैं, बहुत ही बेहतरीन ये काम करते हैं, लेकिन अब इनका देहांत हो चुका है, हार्ट अटैक से इनका देहांत हुआ था। तो अब जो है इनको क्या दिया गया है, केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। और ये पाने वाले कौन से व्यक्ति हैं, 10वें व्यक्ति ये बन चुके हैं। इससे पहले 9 लोगों को ये पुरस्कार जो है वो दिया जा चुका है। तो केवल 46 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जो हैं बसवराज बोम्मई, उनके द्वारा ये कहा गया कि कई लोगों के साथ चर्चा के बाद मैंने पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया है। चलिए, किस राज्य ने हाल ही में कचरा संग्रह में सुधार और ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो केरला के द्वारा इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। यहां पर होगा क्या कि केवल आपको रजिस्टर करना है उस ऐप के ऊपर, और आप उस कचरे का वजन जो है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर से डेली लगभग 5 किलो वेस्ट निकलता है, 3 किलो वेस्ट निकलता है, आपको उसका वेट जो है वो उसमें यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ से कचरा जो है वो केरल की गवर्नमेंट लोकल बॉडी से यहाँ पर कनेक्ट जो है उसको कलेक्ट करवा लेगी। ठीक है, तो स्मार्ट कचरा मोबाइल ऐप शुरू में सभी 6 नगर निगमों में 70 विषम नगर पालिकाओं और 300 ग्राम निकायों में जो है वो लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है इसमें कि बेसिकली ट्रैकिंग सिस्टम यहाँ पर किया जाएगा। तो जैसे आपने रजिस्टर कर लिया है, फिर उस घर को जो है वो ट्रैक कर लिया जाएगा और वहां से कचरा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फाउंडेशन स्टोन ऑफ अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। तो रिसेंटली जो है वो झांसी के अंदर, देखिए झांसी एक ऐसी जगह है जहां से नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर जो है वो जहां पर आकर जिस जगह पर मिलते हैं उसी का नाम क्या है, वो है झांसी। तो झांसी पर आकर ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो आकर मिलते हैं। और फिर आप लोग को पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय एक क्वाड्रिलैटरल गोल्डन ट्रायंगल, आपको पता होगा गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो है, ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, स्वर्णिम चतुर्भुज। ये जो योजना है इसको, तो यहां पर कॉरिडोर हो गए 2 और फिर इसके साथ में है स्वर्णिम चतुर्भुज। इस पूरी योजना को कहा जाता है क्या, भारतमाला परियोजना। तो भारतमाला परियोजना जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय इनॉग्रेट की गई थी, बीच में बंद हुई, और जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट 2014 के अंदर वापस से आई तो फिर भारतमाला प्रोजेक्ट जो है वो वापस से शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अल्ट्रा मेगा जो सोलर पार्क है इसकी स्थापना की गई है और क्षमता जो है इसकी कैपेसिटी वो 600 मेगावाट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 3023 एकड़ भूमि पर यह 3013 करोड़ रुपए के लागत से विकसित किया जाएगा। अच्छा, सोलर के लिए आप लोग एक बात और याद रखिए कि सोलर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं ये भारत के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते हैं, इनको हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और सबसे ज्यादा चिंतनीय विषय यह है कि जितना भी हम लोग सोलर यूनिट्स को बाहर से इंपोर्ट करते हैं उनका लाइफ स्पान जो है वो लगभग पूरा हो चुका होता है। जैसे एक सोलर पैनल जो है वो अपने जीवन के 30 साल तक कार्य करता है। तो जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, यूएसए है, कनाडा है, फ्रांस है, ये जो क्या करते हैं कि 15 साल तक इस सोलर पैनल को काम में लेते हैं और फिर उसके बाद में इंडिया जैसे कंट्रीज के अंदर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यहां पर इनको क्या कर देते हैं, डंप कर देते हैं। अच्छा, इससे इनको क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ क्योंकि अब उनको जो सोलर कचरा है उसको अब कैसे मैनेज करें वो उनके दिमाग से हेडक हट चुकी है। इसके बारे में सोचेंगे कौन? डेवलपिंग नेशन सोचेंगे, और इसके ऊपर डेवलपिंग नेशन जो है वो खर्च अपना पैसा करेंगे। तो उनकी इकोनॉमी जो है इकोनॉमी का कुछ हिस्सा वो इस कचरे को डंप करने में ही निकल जाएगा। चलिए, 22 नवंबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 5वीं बार जो है वो इंदौर प्रथम स्थान पर रहा है। टेनिस टूर्नामेंट वियना ओपन जीता गया है अलेक्जेंडर ज़वेरेव के द्वारा। इस आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है।
फिर सिटमैक्स 2021 जो है इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में आयोजित करवाया गया है। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। BWF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है प्रकाश पादुकोण को। लाल सलाम एक उपन्यास, ये जो लिखा गया है स्मृति ईरानी के द्वारा लिखा गया है। किस शहर में आयोजित होने वाली पीठासीन अधिकारियों की बैठक का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है? तो वो शिमला के अंदर आयोजित हुआ है। हाल ही में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी। डी करेक्ट आंसर है, बोथ ए एंड बी। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में आदर्श गांव सुई का उद्घाटन किया है? तो वो हरियाणा के अंदर स्थित है। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना गया है? तो सी इज करेक्ट आंसर। वैक्स जो है, जैसे कोवैक्स, ठीक है, तो यहां पर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी सिलेक्टेड वैक्स एज 2021 वर्ड ऑफ द ईयर। यहां पर 2020 की यदि हम लोग बात करें तो 20 के अंदर कोई भी वर्ड जो था वो नहीं चुना गया था। इसके बाद में 2019 में क्लाइमेट इमरजेंसी को चुना गया था और 2018 के अंदर टॉक्सिक जो वर्ड है इसको चुना गया था। तो वर्ड यहां पर अब क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम में कि एक तरफ तो वो वर्ड्स लिख देगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द वर्ड और उसके आगे जो है वो ईयर लिख देगा। फिर आप लोगों को वहां पर मैच करना पड़ेगा कि कौन सा जो क्वेश्चन है यानी कौन सा वर्ड जो है वो वहां पर मैच होता है। आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद करने वाले किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यहां पर आप लोगों को करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आप लोग मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज है आपकी पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछिए। देखिए ये जीवन है तो जीवन के अंदर आप लोगों को भी झिझकना ही नहीं है। यदि आप लोग हेजिटेट करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। इसलिए जो भी क्वेरीज है, कोई भी आपको बुक्स, कोई भी गाइडेंस आप लोग को चाहिए तो मुझे आप लोग मैसेज जरूर करना। दीपक इंदौरा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग को ज्वाइन करना है और क्विज जो है वो आप लोग के लिए डेली अपलोड यहाँ पर कर दी जाते हैं। तो क्विज आप लोग को जरूर अटेम्प्ट करना है क्योंकि जैसे ही आप लोग सेशन को यहाँ पर देख लेते हैं उसके बाद में आप लोग को क्विज जो है वो अटेम्प्ट करना है। और क्विज अटेम्प्ट करने का सबसे सही समय है कि शाम के टाइम इसे अटेम्प्ट किया जाए क्योंकि आप लोगों ने जो क्वेश्चन सुबह पढ़े थे उनमें से कितने के आंसर जो है वो आप लोग को याद है। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलेंगे हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। और हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन करना नहीं भूलना है। कल मिलते हैं हम लोग और आज की सीख आप लोग जरूर याद रखना। थैंक यू।